Hi guys, my name is Jay Kumar. I am from Toronto. I'm an IRCC. I am also an IRB. We are trained. हम लोग इस तरह से हमें ट्रेनिंग हमारी दी गई है कि हम किसी भी इमिग्रेशन मैटर्स को प्रॉपर समझ के क्लाइंटों की जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपर नेविगेट करके क्लाइंट को बेस्ट ऑप्शंस जो उनके हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो लॉस्ट हो गया है अपनी जर्नी में, वी गाइड देम इन अ वे जहाँ पे उसको और आगे डिफिकल्टी ना हो। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, सो वी हेल्प देम टू गेट दिस प्रोसेस ईजी करने के लिए हम उसकी लाइफ को रास्ता बताते हैं। वी हेल्प देम टू डू द पेपर वर्क इन अ वे जहाँ पे कनाडा की इमिग्रेशन दे डोंट गेट देम, उनको ऐसा ना लगे कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, उनको ये लगे कि ये बंदा एक प्रॉब्लम से आया है, इसकी हम हेल्प करें। एंड दैट इज वाई वी आर हियर, वी इन टोरंटो वी आर सपोर्टिंग आवर कम्युनिटी, वी आर सपोर्टिंग एवरी इंडियन, एवरी इंडिविजुअल जो भी हमारे पास आता है, वी हेल्प देम। सो दैट इज व्हाट माई प्रैक्टिस इज। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और बहुत सारे लोगों का आजकल सर सपना सा हो गया है कि इंडिया के बाहर सेटल होना है। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज, या कौन से लोगों को बाहर की ज़िंदगी सोचनी चाहिए, टारगेट करनी चाहिए? मेरी अपनी सोच है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो हर इंडिविजुअल को, वेदर ही इज़ अ यंगस्टर, वेदर वो अपनी 50 की एज पे भी है, ही इज़ वेलकम। कनाडा इज़ अ कंट्री जो हर एजेस को वेलकम करती है, हर रिलीजन को, हर कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एंड दैट इज़ वाई वी कैनेडियंस वी प्रमोट मल्टीकल्चरल कंट्री। कनाडा इज़ वन ऑफ द कंट्री जो मल्टीकल्चरल कंट्रीज को ही प्रमोट ज़्यादा करती है। अच्छा जी। तो सर जैसे आजकल ये हो गया है कि थोड़ा सा काम करके यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लेके कनाडा जाना चाहिए, या फिर जो यंग कपल्स होते हैं जिनकी शादी हुई होती है उनको जाना चाहिए ताकि वो वहाँ काम कर पाएँ, मतलब कैसे आप गाइड करोगे हमारी ऑडियंस को कब वो सोचे कि बाहर सेटल होना है? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि जो बंदे ने अपनी लाइफ में इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री में उसने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, कनाडा इज लुकिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस कि आप अगर बाहर से एनीबडी एंटरप्रेन्योर है या पायलट है या कुछ भी करता हो, हु हैज दैट स्किल, कनाडा इज लुकिंग फॉर दैट स्किल। कनाडा को वो स्किल चाहिए और वो जेन्युइन स्किल चाहिए जिसमें कि वो कनाडा की इकोनॉमी में आके, कनाडा के पढ़ाई करके, कनाडा के गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग वो वहाँ वर्क परमिट ले और उसके बाद अपना पीआर का जो उसका राउट है उसको मैनेज करें। मतलब एज मैटर नहीं करती है? एज इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर कनाडा में, एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बस ये है कि कम एज में वो थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज कनाडा इज वेलकमिंग ऑल द एजेस, कोई भी एज हो, वी गाइज आर वेलकमिंग। पर सर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ जॉब करी है या फिर वो भी नहीं करी, स्टिल ही वांट्स टू सेटल इन कनाडा एंड ही हैज़ मनी, ये प्लस पॉइंट है उसके पास, तो उसके लिए आसान है सेटल होना? फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा उसको टफ होगा, क्योंकि कनाडा इज लुकिंग फॉर, कनाडा को वो बंदे चाहिए जो अपने आप में नेचुरल हो, जिनके पास अपनी स्किल हो और वो कैनेडियन गवर्नमेंट या कैनेडियन इकोनॉमी पे एक वेट ना बने, वो बोझ ना बने। सो पर्सनली मेरे पास आते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं, दोज हु आर नॉट इवन ग्रेड 12, जिन्होंने 12वीं भी नहीं की है, जिन्होंने लेबर की जॉब की है, उनके पास पैसा है, बट इट गेट्स हार्ड क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू हैव पीपल, उनको वो बंदे चाहिए जो उन पे बोझ ना बने, एंड नो कंट्री वांट्स टू गेट दोज पीपल। सर थोड़े केसेस समझते हैं आपके, कि आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, कैसे लोगों से आप डील करते हो। बहुत सारा आजकल इंडिया में एक पॉपुलर टर्म हमने बहुत अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा है, डोंकी रूट। इलीगल तरीकों से जाते हैं या फिर वहाँ जाकर बोलना होता है कि हमारी जान खतरे में है, मतलब, और आपके पास तो ऐसे केसेस आते ही हैं क्योंकि ऐसा उन्हें यहाँ से भी सिखा के भेजा जाता है एजेंट्स के थ्रू। मतलब ये यूएस मैक्सिको वाले रूट पे ज़्यादा होता है, मुझे नहीं पता कनाडा के बारे में, बट ऐसा होता है कि आप वहाँ जाकर बोलो मेरी इंडिया में जान खतरे में है एंड ऑल दैट। तो आप थोड़ा प्रोसेस बताओ कि आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं, रिफ्यूजी केसेस या इलीगल केसेस, तो आप कैसे डील करते हो? वेल मेरी जो एजुकेशन है कनाडा के अंदर, आई एम रेगुलेटेड एंड आई हैव डन एन एक्स्ट्रा एजुकेशन फॉर IRB मैटर्स। हमारे सेक्शन में आता है कि हम रेफ्यूजीज हैंडल कर सकते हैं,
टिल जो भी फॉर्मेट है हम उसमें मैनेज कर सकते हैं. कनाडा इज वन ऑफ द कंट्रीज जो बहुत रेफ्यूजीज को इनटेक करता है एवरी ईयर. एंड कनाडा में जो बंदा लैंड कर जाए उसको वो लोग दे सी कि हाँ ठीक है, इस बंदे की प्रॉब्लम सुनो, विच इज अ गुड थिंग. अगर आप अपनी कंट्री में हेल्प नहीं मांग पा रहे हो, अगर आप कनाडा पहुंच के अगर हेल्प मांग रहे हो, इट्स अ गुड थिंग कि आप उनको, वहां की गवर्नमेंट आपकी बात को सुन रही है. दे आर गिविंग यू वैल्यू टू योर वर्ड्स. जजेस अपॉइंट होते हैं, वी कॉल इट मेंबर्स ओवर देयर. वो आपको फैसिलिटी देते हैं, वो आपको वर्क परमिट देते हैं, वो आपको रहने की जगह देते हैं. दे गिव यू फ्री फूड एंड दे लिसन टू यू. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आपकी बात सुनी जा रही है. एंड आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग. हाँ, अगर कोई जेन्युइन रेफ्यूजी है जिनके साथ कोई नेचुरल प्रॉब्लम हुई है और आ रहा है कनाडा, कनाडा इज वेलकमिंग देम. एवरीबडी इज वेलकम. जो अपने आप को जेन्युइन रेफ्यूजी बोलता है उसको कनाडा एक्सेप्ट करती है. एंड देयर इज द लाइफ इज अ गुड लाइफ इन कनाडा. अगर आप एक प्रॉब्लम की कंट्री से, प्रॉब्लम से आ रहे हो और आपने अपने आप को संभाला है, वहां पे कनाडा की गवर्नमेंट आपको संभाल रही है, दे आर गिविंग यू स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन एंड देन अ परमानेंट रेसिडेंट, दैट्स अ गुड थिंग. पर सर ये कितना लंबा प्रोसेस रहता है कि जैसे कोई रेफ्यूजी आया और कोर्ट में चला, ट्रायल कुछ हुआ, तो कितना लंबा प्रोसेस रहता है कि जैसे डिसीजन जल्दी मिलता है या बाद में मिलता है? राइट. इन माई लाइफ हम रेगुलर बेसिस पे रेफ्यूजीज करते हैं. मैं 15 रेफ्यूजी से 25 रेफ्यूजी इन अ मंथ भी करता हूँ. लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ रेफ्यूजीज. हम एंड आई हैव सीन 4 महीने से लेके 24 महीने में रेफ्यूजीज का काम हो जाता है. बिकॉज आई डू मैक्सिमम इन टोरंटो रीजन. जो हमारा टोरंटो रीजन है, हम रेफ्यूजी वहाँ करते हैं. एंड माई एंटायर टीम, क्योंकि मेरे पास टीम में डिफरेंट लेवल्स हैं, हम हर चीज़ को प्रॉपरली नेविगेट कराते हैं क्लाइंट को. जिस भी लैंग्वेज में क्लाइंट कंफर्टेबल है, क्लाइंट पंजाबी बोलता है, वी हैव टीम हु इज़ असाइन फॉर हिम इन पंजाबी. कोई हिंदी बोलने वाले हैं, हरियाणा के भी है, पंजाब से भी है, हिंदी बोलते हैं, वी हैव टीम फॉर हिंदी. कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, जो वो इंग्लिश बोलते हैं, वी हैव टीम्स अवेलेबल इन इंग्लिश. सो हम प्रॉपरली क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं और 4 महीने से लेके 24 महीने के बीच में ये नियर अबाउट क्लियर हो जाता है. बट सर मीनवाइल उनका जब ट्रायल चल रहा होता है तो उनका जो एक्सपेंसेस होता है या जो आप कह रहे हो सपोर्ट जो गवर्नमेंट करती है वो मिल रहा होता है उन्हें गवर्नमेंट से? यस, गवर्नमेंट रेफ्यूजीज को एक अलग से एक वी कॉल इट बेनिफिट्स, वो गवर्नमेंट ग्रांट करती है. अगर कोई बंदे के पास किसी की बॉडली प्रॉब्लम है, मान लिया उसके आइज नहीं चल रही, उसके हाथ नहीं चल रहे, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यूज है, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड फॉर अ ग्रांट जो कि मंथली उसको मिलेगा. $600 to $800 के आसपास हर महीने मिलता है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग देम अ हाउस टू लिव, गुड थिंग. मंथली पासेस मिलते हैं, फ्री फूड के कूपन्स मिलते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स. दिस इज अ इंडिपेंडेंट हाउस मिलता है या फिर कुछ कैंप वगैरह में रखते हैं? क्या कैसे? गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंट हाउसेस, कॉन्डोज. अभी तो रिसेंटली हमने देखा कि बहुत रेफ्यूजीज को उन्होंने 5 स्टार होटल्स में भी शिफ्ट किया जब उनके पास, हाँ, जब 5 स्टार होटल्स में भी दिए. एंड गवर्नमेंट इज वेरी मच एक्टिव इन हेल्पिंग रेफ्यूजीज अ लॉट. बट प्रोवाइडेड वो जेन्युइन है. यस, सी जेन्युइन है या नहीं है वो लास्ट में डिसाइड जज करता है. जज को कनाडा में हम लोग मेंबर्स बोलते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ मेंबर हु डिसाइड्स इट. बट एवरी इंडिविजुअल जो रेफ्यूजी बोल रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से होके आ रहा है. एंड वी एज अ कैनेडियन, हमें लगता है कि वी आर लाइक सॉफ्ट हार्ट, हम उसकी बात सुननी चाहिए. अगर बंदा एक रो के या अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो एज अ कैनेडियन वी शुड लिसन टू हिम एंड गिव हिम दैट वेटेज कि हम कम से कम उसकी बात प्रॉपरली सुने. एंड जज भी इतने अच्छे होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट पीपल, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, दे वांट टू सी कि कहीं इस बच्चे के साथ कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया के जजेस और, बट कैनेडियन जजेस, दे लिसन एंड दे वांट टू डिसाइड योर केस ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस. कि बच्चा मुझे जो बता रहा है वो सच बता रहा है. अगर सच बता रहा है तो यस, ही शुड लिव, वो वहां रहना चाहिए और उसको PR मिलनी चाहिए. तो सर कैसे कैसे रीजंस होते हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं कि वो मना कर देते कि भी नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते? और कितनी बार ऐसा हुआ है? कोई केस ऐसा हुआ है कि किसी को वापस भेजना? हाँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे एक प्रॉब्लम कनाडा में क्या है कि लोग
कहीं कहानी बातों दूसरे की बातों में सुन के पीछे पे चल लेते हैं, नहीं, यू हैव टू डू योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क प्रॉपर करो, होमवर्क प्रॉपर इस तरह से करो कि आप गो मीट अ कंसल्टेंट, गो मीट अ लॉयर, उसका रिव्यूज देखो, उसकी डीलिंग देखो। ऐसे बहुत कंसल्टेंट हैं, मैं भी हूं, मैं आई वर्क 24/7, मेरी टीम है, हम लोग दिन रात काम करते हैं रेफ्यूजीज के लिए और हर एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। हमारे पास कैसा भी क्लाइंट आ जाए, वी गिव देम टाइम, वी डोंट चार्ज फॉर कंसल्टेंसी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई भी चार्ज नहीं करते, एक बार मिलना है, 4 बार मिलना है, 10 बार मिलना है, आओ, यस, हम लोग कोई चार्ज नहीं ये रेफ्यूजीज के लिए नहीं, ये टोटल एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। हम कोई भी क्लाइंट से मिलने का, अपॉइंटमेंट का कोई पे चार्ज नहीं करते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड द गुड थिंग इज कि हम लोग, हमारे पास क्लाइंट ज़्यादातर रेफरल आते हैं। रेफरल मतलब हमने जिनका काम कराया है वो सीधा बोलेगा सर के पास चले जाओ, सर इज गोना हैंडल इट, एंड दे नो दैट आई हैव डेल्ट विथ हिम इन अ मैनर कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, तभी वो मुझे रेफर कर रहा है। एंड इस जिस जर्नी में हम लोग जो कॉस्टिंग भी, जो प्राइस लेते हैं क्लाइंट से, जो भी फीस लेते हैं, वो इतना ईजी होता है कि क्लाइंट हमें दे सकता है। ये नहीं कि जी जैसे कई बार होता है कि जी इतने पैसे दे दो, नहीं, वी कीप इट वेरी नॉर्मल, जहां बंदा कमा के हमें दे सके। तो ये चीजें थोड़ी सी हम लोग, दैट इज व्हाई वी आर ग्रोइंग एंड वी आर हैप्पी टू सर्व आवर पीपल एंड वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। तो ये बेसिकली वन टाइम नहीं है कि मिले, पैसा दिया और फिर काम हो गया, थोड़ा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, जहां साल 1.5 साल में रेफ्यूजीज का काम चलता है एंड वी आर नॉट लिविंग देम बिहाइंड। जब उसका काम हो भी जाता है ना, तो उसके बाद उसने फिर PR करानी है, फिर वो सिटीजनशिप कराता है, तो वो हम ही से कराता है, क्योंकि दे नो कि हमें सर को फ़ोन करना है और हमारा ग्रुप्स बने होते हैं और वो फिर हमें काम देते जाते हैं और उनका काम होते जाता है। वाह सर, थोड़ा कनाडा को एज अ कंट्री समझते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही, न्यूज़ आती है कनाडा से रिलेटेड, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे जो मिथ या रियलिटी हमें दिखती है, मैं आपसे क्विकली पूछता हूँ, आप बताना क्या सच है क्या नहीं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा कैंसिल हो रहा था, बहुत सारों को वापस भेज जा रहा था, वो प्रोटेस्ट टाइप ऑफ कर रहे थे कि नहीं भेजना चाहिए। तो वो क्या मैटर था सर, क्या ओवर क्राउडिंग हो रही है वहाँ, क्या सीन है मतलब? यस, रियलिटी इज कि कुछ ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, प्लस कुछ गलत एजेंट्स, कंसल्टेंट्स लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नकली कर दी, फेक डॉक्यूमेंटेशन, विच इज़ नॉट गुड। हमारी इंडिया की भी वैल्यू कम हो रही थी। नाउ एक बार कनाडा ने जब वो चीज़ों को स्टॉप किया है, तो पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग कि नहीं, हम कनाडा के साथ ये प्ले अराउंड नहीं कर सकते। एंड द गुड थिंग कनाडा ने अब किया है कि वो बोलते हैं कि सिर्फ ऐसे बंदे भेजो हमारे पास जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आए, हम पढ़ाएंगे आपको, वर्क परमिट देंगे, PR देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे आर ओपन। बट नॉट कि आप कनाडा कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हो, आप एजेंट को लमसम पैसा दे के आ रहे हो और सिर्फ लैंड करना चाहते हो और उसके बाद आप छुप जाओ या काम करने लगो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमारी कंट्री अभी बायलैटरल भी उतनी अच्छी नहीं है एंड वी पर्सनली वांट कि बायलैटरल हमारी अच्छी हो ताकि दोनों कंट्रियां ग्रो करें, इंडिया कनाडा के बायलैटरल अच्छे हों। तो सर अभी स्टूडेंट्स को भेज दिया है वापस या नहीं अभी भेजा है? कुछ चीज़ें जो गलत हो गई हैं, कनाडा वांट्स टू क्लीन इट एंड इंडिया ऑल्सो डोंट वांट टू, तो भेजेंगे इवेंचुअली। जो गलत राउट से आ रहे हैं, जिनको जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, जिनका स्टूडेंट वीज़ा बाय डिफ़ॉल्ट लगा दिया, एजेंट ने कुछ मिस्टेक कर दी या पैसे कमाने के चक्कर में लड़कों को कनाडा भेजा, विच इज़ नॉट गुड, तो वो भेजेंगे वापस। क्योंकि कनाडा के लॉ के अंदर ऐसा है कि आप झूठ बोल के आप कुछ नहीं कर सकते। आप सच बोल के करो, दे विल अंडरस्टैंड इट, लेकिन झूठ बोल के नहीं। अच्छा सर, बहुत से लोग हैं जो बहुत इंडियंस हैं, वो मेजरली कनाडा जाते हैं और भी कंट्री से लोग कनाडा ही आते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हर जगह से लोग कनाडा ही माइग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? कनाडा माइग्रेट करने का द गुड रीज़न अबाउट कनाडा इज़ कि वो आपकी वैल्यू करती है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई के बाद आपको जॉब्स मिलती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपको डर के नहीं जीना वहाँ पे, एंड देन दे गिव यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आप पुराने बंदे देख लो, आप जगमीत सिंह देख लो, इंडिया से गए हुए हैं, ही इज, वो टक्कर देते हैं वो जस्टिन ट्रूडो को, लाइक ही इज सो, हमारे इंडियन लोग ही इतने सारे MPs हैं। तो कनाडा के अंदर बहुत पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड दैट इज वाई जो बंदे जा रहे हैं, हम लोग इंडियन लोग बहुत मेहनती हैं, वी वर्क 24/7। सो मेहनती बंदे की हर जगह वैल्यू होनी चाहिए एंड कनाडा वैल्यूज दैट।
सो एजुकेशन अगर आप कर रहे हो वहाँ पे, दैट इज़ ऑलवेज हेल्प यू। आप किसी भी कंट्री में अगर आप कनाडा में पढ़ाई करते हो, जो कैनेडियन एजुकेशन है वो हमेशा आपको रीपे करेगा ही करेगा। आप वहाँ पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपको जॉब्स मिलती है, एंड यू हैव अ बेटर ग्रोथ इन कनाडा। दैट इज़ ऑल आई विल से। सर जॉब्स का ही थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे कनाडा में, सो कितना टाइम और कितना ईजी है जॉब मिलना वहाँ पे, कि जैसे कहते हैं कि यूएस में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो, यूके में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जॉब लेना, सो सेम है कनाडा में या थोड़ा आसान है, कैसा है? कनाडा कुछ टाइम के लिए अभी रेसेशन पूरे वर्ल्ड में है, थोड़े टाइम के लिए हमें दिख रहा है कि कनाडा रेसेशन के बीच में है, जॉब्स थोड़ी कम है, बट इवेंचुअली इट विल बी ओके, थोड़ा थोड़ा करके ये ठीक हो जाएगा। वी आर लुकिंग अराउंड 2024 के बाद ये ठीक हो जाएगा, इट विल बी फाइन। अच्छा सर, जैसे हेल्थ केयर की बात चल ही रही है, तो अगर किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं कनाडा में, उसे डॉक्टर से मिलना है, तो ऐसा कहते हैं ना कि भाई वहाँ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है डॉक्टर से, और किसी को किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है तो बहुत टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ऐसा है क्या? राइट। सो मैं आपको इसका आंसर दे सकता हूँ कि पहली बात तो कनाडा में लोग इल होते नहीं हैं, अगर इल होते भी हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फ्लू हो गया 4 दिन में ठीक हो जाएगा। किसी की सर्जरी होनी है, यस थोड़ी सी दिक्कत है कनाडा के अंदर फॉर बिगर सर्जरीज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वो डॉक्टर्स फिर ट्रीट करते हैं, देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ये भी अच्छी बात है, ठीक है टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपका नंबर आएगा उसके बाद यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट। अभी रिसेंटली मेरे को मेरे कोलीग हैं, उनकी ग्रैंड मदर जमाइका से कनाडा आई, अगर वो जमाइका रह जाती तो सी वॉज फिनिश्ड। उसकी दादी को कनाडा आई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, 3-3, 4-4 सर्जरीज हुई, नाउ सी इज फाइन, परफेक्टली फाइन। सो वो जो हेल्थ सिस्टम है, अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रही है यू विल बी फाइन। थोड़ा डिले है, वो देखो हर कंट्रीज के गुड एंड बैड है। सर ऐसा है क्यों, ऐसे डिले क्यों है कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स कम है, या फिर क्योंकि कनाडा में इटसेल्फ पॉपुलेशन काफ़ी कम है अगर हम और जगहों से देखें? राइट, द रियलिटी इज कि एक तो आपके पैसे नहीं लगते, इट्स फ्री। हेल्थ इन कनाडा इज टोटल फ्री, आपका कोई पैसा नहीं लगता। आप कंट्री बता दो मुझे जहां आप डॉक्टर को देखने जा रहे हो और आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ऐसी कोई कंट्री नहीं है। कनाडा इज वन ऑफ द कंट्री, आपका कोई पैसा नहीं लगना। सो डू यू हैव टू टेक सम इंश्योरेंस फॉर दैट, या फिर कैसे वो प्रोसेस कैसे होता है? गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अच्छा, गवर्नमेंट हर इलाज, एंड इट इज फॉर एवरीवन हु इज अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट। इवन अगर आप वर्क परमिट पे भी हो तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने अपने इंश्योरेंस ले रखे, एम्प्लॉयर ने ले रखे हैं, नथिंग टू डू विद द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई को तो ही इज तो वर्किंग विद द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर अपना इंश्योरेंस लेता है। अगर कोई वर्क पे गिर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो WSIB है या हेल्थ इंश्योरेंस है या उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो कवर करता है। अगर बच्चा 2 साल तक घर पे रह के नहीं कुछ काम कर पा रहा, तो ही विल बी गेटिंग सैलरी एवरी मंथ। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कनाडा अगेन। आप मैटरनिटी पे जाते हो, मैटरनिटी पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो हर महीने आपको पैसा सैलरी आ रही है, 9 महीने 10 महीने जो भी टाइम आप चाहते हो, यू आर गेटिंग इट। सो दिस इज अगेन अ ब्यूटी, एंड आई पर्सनली वांट कि जो बंदा आना चाहता है कनाडा, कम। सर थोड़ा इसको भी समझते हैं कि अगर हम जैसा कोई आना चाह रहा है जो बिजनेस क्लास है या वर्किंग जॉब क्लास है, जॉब के लिए तो चलो इजी है कि आप अपने डोमेन की वहाँ पर जॉब के लिए अप्रोच करो और अगर आपको मिलती है फिर आप पेपर वर्क कर सकते हो। बट जो लोग बिजनेस में है, जिनका यहाँ पे वेल सेटल्ड बिजनेस है, वो चाह रहे हैं कि हमें वहाँ की PR मिल जाए, तो वहाँ आके नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, सेम बिजनेस करना पड़ेगा, कैसे आप एक्सेस करते हो कि हम किस एलिजिबिलिटी में वहाँ पे PR ले सकते हैं? गुड, ग्रेट क्वेश्चन। सो बेसिकली अगर कोई मिड 40s में है या मिड 50s में है और वो कनाडा मूव करना चाहता है, ही इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन इंडिया कि वो नहीं मैनेज कर पा रहा, या हेल्थ कंसर्न्स है, या फैमिली बच्चों को उन्होंने बाहर पढ़ाना है, या दे वांट टू गिव अ बेटर लाइफ, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो आना चाहते हैं, वी आवर डोर्स आर ओपन, आप आएँ, कंट्री में चीज़ों को देखें, हम आपको कंपनी जो आप कंपनी खोलेंगे, हम आपको उसी में से वर्क परमिट देंगे, आप अपना बिजनेस चलाओ, एंड बिजनेस चला के आप कैनेडियन बंदों को जो भी वहां पे लोकल हैं उनको हायर करो, हम आपको उसी के बिहाफ पे फिर PR देंगे। बट आपको फिर एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है वहां पर? डिपेंड करता है कि आप किस तरह, अगर आप कोई ऐसी कंपनी चालू करना चाहते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू गिव योर प्रपोजल। वो कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी भी अच्छी जॉब पे जो वो कर रहा था,
अगेन कंडीशन है, आपको वो काम आप कर रहे हो, देन ओनली यू कैन आस्क फॉर अ जॉब एट इन कैनेडियन कंपनीज। ये ना हो कि बंदा शेफ है और वो बोल रहा है कि जी मुझे क्लीनिंग की जॉब ही दे दो। नो, इट शुड मैच टू द प्रीवियस जॉब यू हैव डन, विच इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि वो अपना जो तजुर्बा लेके आ रहा है, लाइक इफ इज अ इटालियन पास्ता मेकर, वो एक अच्छे टोरंटो में इटालियन रेस्टोरेंट पे वो इटालियन फूड का कुजीन हमें सर्व करेगा, विच इज अ गुड थिंग। तो दैट इज व्हाई वी आर हैप्पी। लाइक कैनेडियन इमिग्रेशन हैज मेड अ सिस्टम जहां वो कोई चीजों को गलत नहीं होने देते, वो प्रॉपर रखना चाहते हैं चीजों को। पर सर देखा जाए तो जैसे बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर जाना चाहे, अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहे, तो वो ये ज़रूर देखता है कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, मेरा कितना पैसा बचेगा अगर मैं वहाँ कंपनी खोलता हूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ कि जैसे दुबई के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको कम टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे है ही नहीं, तो ऐसा भी कुछ है वहाँ पर? राइट, कनाडा का टैक्सेशन थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, बट मैं एज अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, हम लोग वी आर हैप्पी टू पे टैक्सेस। और अगर आपको टैक्सेस आप दे रहे हो तो आप उसी पे दे रहे हो जो आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जो आप लेके आ रहे हो या जो आप खर्चा कर रहे हो उसी पे टैक्स दे रहे हो, एंड दे ऑल्सो गिव यू बेनिफिट आउट ऑफ इट। मान लिया अगर मैं टैक्सेशन दे रहा हूं तो मेरे को रिबेट भी मिलता है। मेरी कंपनी को अगर मुझे कल को कुछ चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक जाता हूं, 5 मिनट में 5 मिनट्स दे गिव मी अ लोन ग्रांट तुरंत। उनको पता है कि ये बंदा इतना टैक्स दे रहा है, इतनी सैलरी दे रहा है, इतना इसके खर्चे हैं, 5 मिनट में ग्रांट। दे डोंट आस्क फॉर कोलैटरल कि आप अपना घर के पेपर रख दो, नो, यू आर ऑलरेडी अप्रूव्ड। सो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सर जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट का इंडिया में कि 30%, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप बता पाओ तो कि कितना रहता है? परसेंटेज डिपेंड करता है कि आप सैलरी क्लास में हो या बिजनेस क्लास में। बिजनेस की अगर मैं बिजनेस क्लास में बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपकी सैलरियां कट के, आपके एक्सपेंसेस कट के, आप 15% से 22%, 24% पे आप रह जाते हो। एंड अगेन इट इज रीजनेबल, क्योंकि देन यू आर एंजॉइंग योर हेल्थ बेनिफिट, यू आर एंजॉइंग ऑल दोज बेनिफिट्स, आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, यू आर एंजॉइंग एवरी बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। ऐसा कहते हैं ना कि कनाडा की पीआर मिलना बहुत आसान होता है, क्या ऐसा वाकई में है क्या? नहीं, आई विल नॉट, ये मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, आप एक्सपीरियंसेस है आपके, कनाडा ने एक सिस्टम बना रखा है कि आप अगर उस सिस्टम में क्वालिफाई करते हो तो यस आपको पीआर मिलेगी। अगर आप उस सिस्टम में क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप कहीं गलत राउट पे जाते हो, विच मैं गलत राउट को मैं एंटरटेन नहीं करता, ना हम उन चीज़ों को क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं। तो इसके क्या कंडीशंस हैं? राइट, सो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि बंदे की एज कितनी है, एजुकेशन पार्ट, क्या बंदा हाईली क्वालिफाइड है, उसके बाद एक्सपीरियंस, बंदे ने क्या काम किया है। अगेन जो काम इंडिया में किया है वो काम अगर उसको फिर से कनाडा में किसी कंपनी के थ्रू मिल रहा है, आर दे गोइंग टू सपोर्ट यू विद LMIA? LMIA इज अ जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ की लोकल कंपनियाँ बाहर के फॉरेन वर्कर्स को देती है, उनके काम के वर्क पे कि हाँ वो बंदा कितना अच्छा है। एंड देन योर इंग्लिश एबिलिटी, कि आप इंग्लिश में कितने फ्लुएंट हो, आप क्या कैनेडियन बंदों के साथ उस चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। अगर तो वो सब कुछ मैच करता है, यू गेट अ पॉइंट, वो पॉइंट्स बन जाते हैं आपके, जहाँ पे आप पीआर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, एंड वी डू दैट एप्लीकेशन। और हमारे ऑफिस में 2-3 अलग अलग केस वर्कर्स हैं, एंड वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ डूइंग इट। पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, फिर वो केस वर्कर के पास जाता है, फिर वो केस जब फाइनल हो जाता है फिर वो मेरे पास आता है, फिर आई असेस इट प्रॉपरली, और उसके बाद मैं पर्सनली इस फाइलों को अपने से अपडेट करता हूँ। सर थोड़ी जनरल बात करते हैं, लाइफ कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप कनाडा में रहते हो और आप इंडिया में भी इतने साल रहे हो, थोड़ा डिफरेंस बताओ, आपको क्या फील होता है कि कहाँ ज़्यादा मन लगता है, क्या मतलब कुछ तो इंडिया में भी खासियत है ही। आपका मन करता है ये कि भाई अब इंडिया आ जाऊं या इंडिया में ज़्यादा मन लगता है? मैं कंपेयर नहीं करना चाहता दोनों की लाइफ को। इंडिया की लाइफ इंडिया की जगह पे अपनी अच्छी है, बट कनाडा में लाइफ, मैं तो आई एम वेरी मच सेटल्ड इन कनाडा एंड आई लव द लाइफ ऑफ कनाडा, बिकॉज मेरा मॉर्निंग जो है सुबह 6-6:30 बजे शुरू होता है, एंड मेरे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं इंडियन ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स देनी होती है, एंड देन उसके बाद मैं 9-9:30 में ऑफिस पहुंच जाता हूं।
मेरे ऑलरेडी स्केड्यूल बने होते हैं क्लाइंटों के साथ, किससे मिलना है, कभी कोर्ट्स की डेट्स होती है, तो एवरीथिंग इज, हमें तो पता भी नहीं चलता कब मॉर्निंग होती है कब रात हो जाती है. इट इज़ सो, वी आर सो बिजी एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सर्विंग द कम्युनिटी. हम अपने लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और मज़ा आता है. मतलब एक बच्चा, एक बंदा जो एक बहुत बड़ी आस लेके आया है कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो मुझे कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगा. इज ही गिविंग मी द राइट डायरेक्शन और इज गिविंग मी द रॉन्ग डायरेक्शन. मेरे पास बहुत एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जो 45 साल का बंदा कनाडा आया, उसको बाय मिस्टेक उसको स्टूडेंट वीज़ा दे दिया. डजंट मेक सेंस यार. एक बंदा जिसने ऑलरेडी 25 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी है, आप उसको फिर स्टडी वीज़ा दे रहे हो, किस लिए? उसका टाइम खराब हो रहा है. नहीं. सो पर्सनली मैं अब फॉर माई लाइफ आई एम हैप्पी विथ माई टोरंटो लाइफ. हम खुश हैं एंड हमारे लिए सब कुछ ईजी है वहाँ पे, क्योंकि हमने इतने साल लगाए हैं वहाँ पे. हमारी फ्रेंडशिप ऐसी बनी हुई है कि हमें कुछ चाहिए होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे इंडिया में है वैसे ही कनाडा में दोस्त ऐसे बने हुए हैं कि हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती. तो कनाडा में सर जितने भी इंडियंस हैं उनसे कनेक्शन है, या फिर जहाँ जो अंग्रेज रहते हैं वहाँ पे उनसे भी आपका जुगाड़ चलता है, क्या सिस्टम है? सबसे ही हमारी दोस्ती है. मैं आई वर्क विथ जूइश लॉयर्स, आई वर्क विथ अदर लॉयर्स एंड मेरी इंडियन से भी बहुत दोस्ती है. मैक्सिमम काम हमें इंडियन कम्युनिटी से ही मिलता है. मैं मंदिरों से, गुरुद्वाराओं से, मैं हर जगह एसोसिएटेड हूँ एंड मुझे बहुत रेफरल मिलता है वहाँ से, क्योंकि जब बंदा परेशान होता है ना तो फिर मंदिर गुरुद्वारे में ज़रूर जाता है. और जब वहाँ जाता है तो वो जो वहाँ पे जो पंडित होते हैं या गुरुद्वारे में जो ग्रंथी लोग होते हैं वो हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर एक हमारे पास एक बच्चा आया है, उसकी हेल्प करनी है. तो हम बोलते हैं उनको भेज दो सर, आप चिंता ना करो, हमारे पास भेज दो. एंड मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैं 10% ऐसे भी केसेस करता हूं जिसमें हम चार्ज नहीं करते, जो मंदिरों से या जैसे बहुत प्रॉब्लम में है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, आई डू प्रो बोनो फॉर देम. मतलब अगर प्रॉब्लम में है बच्चा, पैसे नहीं है, हम उसकी फ्री में फाइल लगाते हैं और उसमें बड़ा सुकून मिलता है. तो सर प्रॉब्लम थोड़ी समझते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है किसी को, कि मतलब क्या वो उनको कॉलेज ने निकाल दिया, पैसे नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स आती है? हर तरह की प्रॉब्लम है. जैसे कई बच्चे कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जो कि नहीं होना क्या चाहिए. होता है सर कॉन्ट्रैक्ट? थोड़ा जैसे मैंने सुना है अभी रिसेंटली, हम लोग तो खैर करते नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चे को आइलेट्स भी वो खुद ही कराते हैं और एजुकेशन पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करके वो वीज़ा लगा के बंदे को कनाडा उतार देते हैं. और उसके बाद वो बच्चा लॉस्ट है, क्योंकि उसने कभी पढ़ाई की नहीं, उसको पता नहीं कि कॉलेज में करना क्या है. एंड वो बच्चा जब वो लॉस्ट हो जाता है तो वो या तो अच्छे या फिर बुरे बंदों के पास कहीं ना कहीं जाके मिलता है. अगर तो वो अच्छे कंसल्टेंट लॉयर को मिल जाता है तो उसका रास्ता इजी हो जाता है. अगर वो गलत बंदे को मिल जाता है तो वो फिर अगेन ही इज इन अ प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली फिर गलत हाथों में चला जाता है. अच्छा सर, कनाडा में कुछ सिटीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऐसा भी है कि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो ऐसा है क्या वाकई में? हाँ, ये एक कंसर्न है जो कि हम लोग भी फील करते हैं. टोरंटो और वैंकूवर रीजन थोड़ा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है. प्रॉब्लम है, बट अब जो स्टूडेंट कम आने लगे हैं तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी इन कमिंग ईयर्स, कमिंग मंथ्स ठीक हो जाएंगी. क्राइम को लेके इट इज़ अगेन अ कंसर्न, बट जो कनाडा की पुलिस है दे आर वेरी एक्टिव. ठीक है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, हमें पता है गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, बट अगेन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट ऑल द एस्पेक्ट्स कि उसको कैसे क्रैक करना है. वो बंदे पकड़ भी रहे हैं एंड वी आर अगेन सिक्योर्ड. हम कैनेडियंस हम सिक्योर्ड हैं क्योंकि वहाँ की पुलिसिंग है स्ट्रांग. हमारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है. ठीक है, क्राइम बढ़ रहा है, उसको पुलिसिंग का काम है, पुलिसिंग करेगी उसको. ठीक सर वहाँ पे जैसे US में काफ़ी आसानी से आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीद सकते हैं, और हम काफ़ी सुनते हैं कि US में क्राइम इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोग कभी भी कुछ भी फायर हो जाती है, कहीं भी हो जाती है. कनाडा में कैसे रूल्स है, क्या कोई भी आसानी से ले सकता है? हाँ, कनाडा में आर्म्स आप ले सकते हो, बट यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ लाइसेंस एंड देन कीपिंग इट. और वो हर बंदे को नहीं मिलता. उसका एक प्रोसेस है कि आपको RCMP क्लियर करनी है, आपको ऐसे बंदे से रेफरेंस लेना होगा जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, और वो आपको लिख के देगा, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है. एंड रही बात की क्राइम की, कंपेयर टू अमेरिका वी आर वेरी गुड.
हमारे पास क्राइम उतना नहीं है। ठीक है, कुछ मीडिया में चीज़ें हैं कि आई डोंट नो कौन सी मीडिया में, बट मीडिया शो करता है कि क्राइम ज़्यादा है। आई एम ओके, मतलब मैं आई फील लाइक कि इतना नहीं है जितना कि दिखाया जाता है कई बार। सर अभी ना सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस भी फ्लोट कर रही हैं कि एक आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखी है, दो तरह की वीडियोस की मैं बात करूंगा। सबसे पहले क्राइम की बात चल रही है तो मैं उसकी करूंगा कि एक ओल्ड अंकल है, वो दादाजी टाइप है, और उनसे ना एक कपल गाड़ी में कुछ बात कर रहा है। फिर उनका पोता आता है वीडियो बनाता हुआ कि क्या कर रहे हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। और वो जो दूसरे लोग हैं वो भी एशियन ही लग रहे हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर इंडियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। चाहे जो मर्जी नेगेटिव चल रहा है, we will still remain positive and that is what Canadian hearts are. एक रील और थी, मैंने देखी थी कि एक स्टूडेंट था और उसके फेस पे ब्लड था बेसिकली, और उसको किसी ने मारा था, और एंड ही वाज सेइंग कि ये मेरे साथ ये हुआ है। तो वहाँ पे जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं या कुछ भी कह लो, तो वो थोड़ा इंडियंस को लेके कैसे आए, थोड़े रेसिस्ट है स्टूडेंट्स को ले कि भाई इनको जॉब्स क्यों मिल रही हैं, ये हमारी कंट्री में आके ग्रो क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ माइंडसेट है उनका? नहीं, बिकॉज एशियंस को कुछ परसेंटेज मैं बोल सकता हूँ जो जिन्होंने पहले खराब हुए हों। कुछ गोरे हैं जिनके घर खराब हो गए, बच्चों ने बेसमेंट में खराबी कर दी, वो तो नेगेटिव हो गए होंगे। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हम हर कम्युनिटी के साथ रहते हैं। हम वी गो आउट, हम लंच करने, डिनर करने, हम उनके पार्टियों में, हम लॉ सोसाइटी के इवेंट्स में जाते हैं। वी हैव गुड रिस्पेक्ट। सो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी किसी को, वो नेगेटिव नैरेटिव चल गया होगा, बट अगेन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज हर कंट्री में प्रॉब्लम है, हर स्टेट में प्रॉब्लम है, हर प्रोविंस में प्रॉब्लम है, हर शहर में प्रॉब्लम्स हैं। So let's focus on being very much positive and help the community. जो बच्चे के साथ बुरा हो गया है, we should help him. कि भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है, मिलो, पुलिस है, और वहाँ पे तो इतनी सारी एजेंसीज हैं जो आपको हर चीज में मदद करने को तैयार है। A lot. पुलिस आपको अपनी गाड़ी में बैठा के उस जगह छोड़ के आएगी जिनका वो सेंटर बना हुआ है। इमेजिन, अगर आप लॉस्ट हो जाते हो रोड पे, अगर आपके पास $2 $5 नहीं है घर पहुंचने को, आपके पास फोन है, आप 911 फोन करो, आप उनको बोलो कि इट इज नॉट एन इमरजेंसी, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूं, मुझे पहुंचना है, मेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा, देयर विल बी ए हेल्प विच विल बी गिवन टू यू। तो ये देखो, ये चीजें हैं जो इंडियन लोगों को नहीं पता और वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। एंड आवर जॉब इज टू लेट देम नो कि दैट यस देयर इज ऑलवेज अ हेल्प, बट आस्क फॉर इट। If you don't ask, nobody will know. So ask for help and you will get it. तो सर क्या यही रीजन है रिवर्स माइग्रेशन का? रिवर्स माइग्रेशन जो कुछ एरियाज में हो रही है, उसके पीछे वो खुद बंदे हैं जो रिवर्स माइग्रेशन करा रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम कनाडा जाएंगे जी तो हम इतने जल्दी अमीर हो जाएंगे। नो, यू हैव टू वर्क। आपको मेहनत करनी पड़नी है। मेहनत करके जो आप कमाओगे वो आप इंजॉय कर सकते हो। इंडिया में क्या है, वो भेज देते हैं कि जी आप वहां जाओ, आपको इतने पैसे हर महीने बन जाएंगे। नो, दैट्स नॉट रियलिटी। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चाहे डॉक्टर भी यहां से जा रहा है ना, उसको भी स्क्रैच से शुरू करना है अपनी जिंदगी। चाहे वो लेबर जा रहा है, उसको भी अपनी स्क्रैच से, हमने भी स्क्रैच से जिंदगी अपनी शुरू की। वी स्टार्टेड आवर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच एंड वी आर हैप्पी कि हमने स्क्रैच से जिंदगी शुरू करके आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वी नो द वैल्यू व्हाट वी लेफ्ट एंड व्हाट वी आर हैविंग टुडे। तो सर जो आप बता रहे थे कि ग्रांट्स मिलना या गवर्नमेंट से पैसे मिलना, वो कुछ केसेस में होता है, ऐसा नहीं है। जिसको कुछ लोग यहाँ से पॉइंट्स के बेसिस पे पीआर लेकर जाते हैं तो उनके लिए स्क्रैच से ही होगा सब कुछ। एग्जैक्टली। जो बंदे पीआर लेके जा रहे हैं या किसी भी स्टेटस पे कनाडा जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, उनको भी अपनी लाइफ स्क्रैच से ही शुरू करनी है। चाहे वो अपना एंटरप्रेन्योर करें या अपनी सेम फील्ड में जॉब करें या कुछ भी करें, बट दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, कई बार फैमिली मेंबर्स होते हैं, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प। जब फैमिली मेंबर आपका वहाँ कनाडा में पहले से है, वो उनके रहने की जगह, जॉब की, मैंने देखा है ऐसे, जब फैमिली मेंबर्स वहाँ होते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट माई जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई दोस्त यार है, ताकि आपको स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए आपको हेल्प मिल सके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगेन मैं आपकी बात के बीच में ये बोलने लगा हूँ कि हमेशा कोशिश करो कि बंदे अच्छे, सुलझे हुए, ना कि गलत बंदे अपने साथ ज्वाइन करो। कीप गुड पीपल
जो आपको अच्छी सलाह दे। राइट सर, एक और वीडियो जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत लंबी लाइन लगी है बच्चों की, एक वॉलमार्ट जैसा कुछ स्टोर है जहाँ पर कह रहे हैं कि जॉब्स इतनी है, बच्चे इतनी दूर तक लाइन में खड़े हैं। वाई इज़ दैट हैपनिंग सर? क्या रीज़न है? क्या स्टूडेंट्स वहाँ पे मैंडेटरी है हर स्टूडेंट को जॉब करना, या क्यों बच्चे, या फिर अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा है? क्या रीज़न क्या है? राइट इस लास्ट साल, 1.5 साल, 2 सालों में बच्चा बहुत आ गया और ये रियलिटी है एंड एवरीबडी इज़ फेसिंग इट, कैनेडियन साइड भी और इंडियन साइड भी। इंडियन साइड इसलिए क्योंकि जो बच्चे जा रहे हैं उनको वहाँ कॉलेज प्रॉपरली नहीं हो रहा, रहने की जगह नहीं है, एक बेसमेंट में 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे रह रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो हेल्दी नहीं है। अगर 2 कमरे की बेसमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे या 3 बंदे या मैक्सिमम 4 बंदे शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं। अब वो जो आप देख रहे हो लंबी लंबी लाइनें, वो इतना बच्चा पहुंच गया है कि, और हर बंदे की डिमांड ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं ताकि अपना लोन रीपे कर सकूं, विच इज अगेन नॉट गुड। आपको इमिग्रेशन ने आपको एक सेट टाइम दिया हुआ है कि आप इतने घंटे पढ़ाई करो, इतना काम करो। मेजॉरिटी ऑफ देम, मेजॉरिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, अ गुड नंबर ऑफ पीपल, दे वांट टू ओनली वर्क, नॉट गो टू द कॉलेज, नॉट गो टू द स्कूल, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आप पढ़ने के लिए कनाडा आ रहे हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो भी लेना लो, यू विल गेट अ ओपन वर्क परमिट, फिर काम करो ना, क्योंकि आपके रेज्यूमे में वो शो होगा कि मैंने ये पढ़ाई की है। एंड देन यू आर आस्किंग फॉर अ जॉब, यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ लेबर जॉब, यू आर आस्किंग फॉर अ स्किल्ड जॉब, कि हाँ मैंने ये किया है जी, मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, आई कैन हैंडल दिस जॉब। एंड दैट इज अगेन, अगर आप वो जॉब लेते हो, यू आर पेड whatever is written on the contract, not a under table money. So these are the things which the students, जो भी बच्चा आ रहा है उसको समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम हर कंट्री में है, हर बच्चे के पॉकेट में पैसे नहीं है, बड़े मुश्किलों से वो कनाडा आया है, बट अगेन आप ऐसी लाइफ भी अपनी ना करो जिसमें आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। सर ये जो वर्क परमिट मिलता है, ये कितनी ड्यूरेशन के लिए होता है अगर मिलता है इंसान को? सो डिपेंड करता है कि आप कौन सा, क्योंकि वर्क परमिट भी बहुत तरह के। एक वर्क परमिट मिलता है PGWP, जो कि आप स्टडी के बाद आपको मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो 1 साल का मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई की तो 3 साल का मिलेगा। हम आइडियली अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि 2 साल की एजुकेशन कम से कम लेके आओ ताकि आपके पास टाइम हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अब जैसे मान लो मेरी पढ़ाई भी हो गई है, मेरे पॉइंट्स भी पूरे हो गए हैं, अब मुझे अपनी PR लगवानी है वहाँ पे, तो कितना खर्चा उसमें आ जाता है और कितना टाइम लगता है टोटल? सो मेरी ऑफिस जो है, हमारे पर्सनली मैं जो है लुकिंग एट अ स्टूडेंट, मुझे पता है कि वो बड़े हार्ड टाइम करके आया है, PGWP पे एक्सपीरियंस गेन किया है। हम रीजनेबली PR की फाइल जो है बिटवीन $2,500 to $3,500 रखते हैं, एंड वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट में, 3 ईजी इंस्टॉलमेंट में रखते हैं ताकि बच्चा जो है हमें पे कर सके। एंड अगर वो फिर भी बोलता है कि नहीं हम नहीं पे कर सकते, तो वी डू हेल्प देम जितना हो सकता है। कई बार स्पाउसेस उसके काम नहीं करते हैं, सिंगल है, वी अगेन गो लो एंड उनकी हेल्प करते हैं, एंड वी ट्राई टू हेल्प देम इन अ वे कि उसकी PR हो जाए। मतलब वी टेल देम टू कि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर से, अपने जो टैक्सेशन है, पे स्टफ है, प्रॉपरली IELTS का स्कोर बढ़ाओ अपना, दैट इज मस्ट। आज के डेट में बच्चों की PR इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो या तो पढ़ना नहीं चाह रहे थे, IELTS का स्कोर बढ़ाना नहीं चाहते। तो आई टेल माई क्लाइंट्स कि अगर IELTS नहीं हो रही, फ्रेंच करो। कनाडा इस समय फ्रेंच को बहुत प्रमोट कर रही है, एंड आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास अब ऑफिस आ रहे हैं, कि ट्राई एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच के अलग से पॉइंट हैं और वो फ्रेंच के पॉइंट्स आपको PR दिलाने में ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके सर, एक चीज़ और बताओ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाके किसी गोरी से शादी कर लेंगे तो PR इजी हो जाएगी। थोड़े उससे रिगार्डिंग रूल्स बताओ जो यंगस्टर्स ये तरीके अपनाते हैं। नहीं, आई एम नॉट गोना सपोर्ट दैट। नहीं, सपोर्ट नहीं, मतलब आप रूल्स बता दो। तो है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, लोग करते हैं एंड हम उनकी बहुत फाइलें लगाते हैं। हमारे पास, मैं ऑफिस में 6 से 8 फाइलें महीने में लगाता हूं, बट वी ऑल्सो वेट, हम चेक करते हैं कि ये जेन्युइन मैरिज है, ये सब कुछ। वी डोंट लाइक टू डू फेक थिंग्स। हम क्लाइंट को, दोनों पार्टीज को बैठा के वी गेट रिटन कंसेंट कि ये सब कुछ जेन्युइन है, डॉक्यूमेंटेशन इन प्रॉपर है, फिर हम उसके बाद उनकी फाइल तैयार करते हैं और फिर फाइल लगाते हैं। एंड दिस इज गुड। अगर कोई बंदा जिसकी जेन्युइन रिलेशनशिप है, कनाडा इज हैप्पी टू डू दैट। अगर एक गोरा अगर इंडियन के साथ शादी कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज नॉर्मल।
बहुत लोग कनाडा से इंडिया आते हैं, शादी करते हैं, दे गेट द गुड चॉइसेस, वापस जाते हैं, हम उनकी फाइल लगाते हैं, 6-8 महीने में वो कनाडा से इंडिया से कनाडा पीआर पे अप्लाई करते हैं, दैट इज गुड, और वो अपनी जर्नी उनके साथ कनाडा में फिर नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। बट सर व्हाट आर द रूल्स इन दैट केस? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको इतना टाइम रिलेशनशिप को हो जाना चाहिए या इतने टाइम की मैरिज हो जानी चाहिए? नहीं, इसके अंदर ये है कि अगर किसी की जेन्युइननेस रिलेशनशिप में है, जिस ऑफिसर के पास वो फाइल जा रही है, ही विल अंडरस्टैंड इट। दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी स्मार्ट। हम लोग सोचते हैं कि हम ही स्मार्ट है, नहीं, द ऑफिसर हु इज चेकिंग योर फाइल, ही कैन वेट इट वेरी वेल कि ये जेन्युइननेस है या नहीं है। लाइक हम लोग आपकी चैट्स, जो क्लाइंट होता है उन दोनों पार्टीज की चैट लगाते हैं, वो चैट पढ़ते हैं ऑफिसर्स, जो स्टोरी बनती है उनकी, एक स्टोरी बनती है प्रॉपर कि हम कब मिले, कैसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, हम कब, उसके बाद हम चैटिंग शुरू कर दिया, या जो भी है वो प्रॉपर चैट पढ़ते हैं ऑफिसर, चाहे उनके पास 3 मिनट ही हो या 10 मिनट हो, बट दे इवैल्यूएट योर फाइल इन अ वे कि उनके हाथ से कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि अ कैनेडियन सिटीजन और अ परमानेंट रेसिडेंट विल गेट इंपैक्टेड। अगर आज भगवान ना करे उसकी फाइल रिफ्यूज हो जाती है, उस लड़के की या लड़की की, तो हु इज गोना गेट इंपैक्टेड? बोथ द पार्टीज, कैनेडियन सिटीजन भी और इंडियन सिटीजन भी। तो दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट स्ट्रेस, क्योंकि उसके बाद अगर ये रिफ्यूजल आ जाती है तो पीपल लाइक अस, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, वी कैन गो टू डिफरेंट लेवल ऑफ इमिग्रेशन एंड चैलेंज दैट डिसीजन, यस, कि दिस फाइल होल्ड्स अ मेरिट। आप इस तरह से रिफ्यूज कर रहे हो, वी विल गो फॉर जुडिशियल रिव्यू। हम उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, रिसेंटली एक केस था हमारे पास, जब एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसने क्लाइंट से पूछा कि आप नॉन वेजिटेरियन हो और वेजिटेरियन हो, तो उसने बोल दिया कुछ कि मैं हूं नहीं हूं, उस पर रिफ्यूज कर दिया। वी कंटेस्टेड दैट एप्लीकेशन एंड वी गॉट इट डन। हम वो केस जीत के आए थे एंड इट वाज अ गुड थिंग फॉर अस कि हमने, वो हाई प्रोफाइल केस था एंड वी वॉन इट। सर जैसे कनाडा के लिए कहा जाता है कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे रहना। सो मैं जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द गुड सिटीज़ जहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं रहने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती, वो थोड़ा बताओ आप। वेल मैं तो टोरंटो ही रहता हूँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हाफ द टाइम, और मतलब 4 महीने 5 महीने ठंड होती है, बट उस ठंड का भी एक अलग मज़ा है। आई फाइंड इट टू बी हैपनिंग, इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि जब आप एक टाइम पे रहने लगते हो ना, तो आपको फिर वो स्नो नहीं लगती, फिर वो आपको लगता है फ्रेंडली है, ये टाइम से आएगी, अपना शहर क्लीन करेगी और फिर चली जाएगी। तो वी लुक इट इनटू दैट थिंग। एंड वैंकूवर इज अनदर गुड प्लेस टू लिव। पीपल आर माइग्रेटिंग अ लॉट वैंकूवर, क्योंकि वहाँ ठंड कम पड़ती है। अभी कुछ टाइम से वैंकूवर में भी ठंड ज़्यादा होने लगी है। क्या लोएस्ट टेम्परेचर क्या रहता है? डिपेंड करता है, वैसे 18 डिग्री से लेके 24, 25, 28 तक रहता है। अगर आप कोल्ड को देख रहे हो तो -20 भी जाता है। टोरंटो -38 भी देखा है हमने। हाँ, लेकिन 1-2 दिन उसमें ऐसे होते हैं उस पूरे सीजन में, 4 महीने में, जब वो आइसी हो जाता है, ब्लैक आइस, उस दिन गाड़ियां स्किप करती है। जो आप देखते हो ना कई बार वीडियो कि गाड़ी में जाके लग गई, वो बैड डेज है जिसमें हम लोग भी अवॉइड करते हैं। एंड कनाडा के अंदर एडवाइजरी इशू होती है कि आज ये ब्लैक आइस है, प्लीज डू नॉट ड्राइव। वहां हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। पुलिस, स्नो गिर रही होती है टाइम से, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आएंगे, स्नो डालते रहेंगे, क्लीन होता रहेगा। और अपनी गाड़ी से आपको खुद को ही स्नो साफ करनी है, वो तो अपने घर के बाहर की तो देखो आपको खुद करनी पड़ेगी। आपकी गाड़ी पे स्नो है, आपको क्लीन करके अपना एरिया भी साफ रखना है, अपनी गाड़ी भी साफ रखनी है, विच इज अ गुड थिंग। गिव देम अ रिस्पेक्ट more than your respect is. You will see that she will feel better, and that is how Canadians are looking at us. कि if we give respect to Indian people, they will give us double the respect. That is why we are valued. तो सर आपने टोरंटो बोला, वैंकूवर बोला, और कौन सा अल्बर्टा सुंदर है, मॉन्ट्रियल सुंदर है। मैंने सारे शहर देखे हैं, एडमिंटन देखा है, कैलगरी देखा है, सब सुंदर है। मतलब आप कोई भी शहर चले जाओ, every town has his own name. किसी ना किसी चीज के लिए उसकी सुंदरता के लिए वो फेमस है। एक टोरंटो से 1.5 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा टाउन है। आप कभी जब छोटे होगे तो आप सेंट थॉमस, एक ट्रेन चलती थी, याद है? मुझे नहीं पता था। सेंट थॉमस एक ट्रेन, जहां से ट्रेन चलती है
वो उस शहर के उस नाम पे शहर बनाया गया है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर कैनेडियन एंड आई ओन अ प्रॉपर्टी देयर। तो जब मैं वहां जाता हूं तो आई फील सो लाइक मुझे अपना बचपना याद आता है कि हम वो सेंट थॉमस की ट्रेन देखते थे। तो देखो वो कहां से कहां चीजें रिलेट होती हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट अभी जैसे ओवर क्राउडेड हो गई है टोरंटो, और तो लोग कहाँ प्लान करें, कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कहाँ कौन से शहर टारगेट करने चाहिए जहाँ रहना भी इजी है और इजीली उनको वो मिल जाएगी पीआर भी। सो बहुत लोग जो हैं वो टोरंटो और वैंकूवर ही मूव करना चाहते हैं बिकॉज कोई ना कोई रिश्तेदार है, एक्सेसिबिलिटी है, जॉब्स ज़्यादा हैं। बट आई वुड सजेस्ट माई पीपल कि आप वो देखो जो आपके लिए बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर एजुकेशन एंड देन योर जॉब, और उसके बाद फिर आप कहीं भी मूव कर जाओ। एक बार आपकी पीआर हो जाए फिर आप कहीं भी मूव कर जाओ। गवर्नमेंट हैज नो प्रॉब्लम। सी अगेन गवर्नमेंट बोलती है कि आप लॉ में रह के काम करो, कोई भी लॉ को ब्रेक ना करो, एंड दे आर हैप्पी टू हेल्प एवरीवन। लवली सर, लवली सर, मजा आ गया एंड आई एम श्योर ऑडियंस को कितना कुछ आज सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। तो